नारद संचार आर्थिक समाचार के हमारे सभी दर्शकों को महावीर सिंह का नमस्कार। आज हम इस नए एपिसोड में बात करेंगे 1 फरवरी 2024 को पेश होने वाले नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट के बारे में आज हम बात करेंगे। और इससे पहले कि मैं ये बात शुरू करूं, जो 2023-24 वर्तमान वित्त वर्ष जो चल रहा है, जो कि 31 मार्च 2024 को समाप्त हो जाएगा, उसके लिए जो पिछले साल सरकार ने बजट पेश किया था उसमें क्या बातें कही थी कि जैसे ये कहा गया था कि राजकोषीय घाटा 5.9% रहेगा, जीडीपी का 5.9%, कुल प्राप्ति सरकार की जो है 27,20,000 करोड़ रुपए रहेगी और टोटल जो बजट रखा गया था 45 लाख करोड़ रुपए का बजट ये सरकार ने रखा था 2023-24 का। तो सरकार के आंकड़े आए हैं नवंबर 2023 तक कितना उसे मिला है, कितना खर्च हुआ। जैसे नवंबर 2023 तक जो सरकार ने कहा कि 17,45,583 करोड़ रुपए उसे मिले, कुल खर्चा उसका 26,52,000 करोड़ रुपए रहा था। तो ये तमाम चीजें होती है। अगला बजट जो आने वाला है 24-25 के लिए, तो इसमें सरकार की क्या स्थिति रहेगी इसके बारे में हम प्रकाश डालेंगे। तो अगले बजट के बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बेंगलुरु के कुलपति और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के प्रोफेसर श्री N.R. भानुमूर्ति जी से। तो भानुमूर्ति जी, नारद संचार की तरफ से मैं महावीर सिंह आपका। 1 फरवरी को मोदी सरकार का नया बजट पेश होने वाला है और इसके साथ ही आम चुनाव भी अप्रैल और मई में होने वाले हैं। तो ये जो नया बजट सरकार पेश करेगी, ये बजट कितना महत्वपूर्ण है एक तरह से, इस बजट को लेकर मतलब क्या कहा जा सकता है? महावीर जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये नारद संचार में आप हमको बुलाने के लिए धन्यवाद जी। अभी फरवरी 1 को बजट आ रहा है, ये तो फुल बजट नहीं है। हम सबको मालूम है कि मई के पहले ही जनरल इलेक्शंस होना चाहिए, इसलिए क्या करते हैं, ये फरवरी 1 को गवर्नमेंट ने ये फुल बजट नहीं पेश करेंगे। ये इसको बोलता है इंटरिम बजट बोलता है। इंटरिम बजट मतलब अंटिल द न्यू गवर्नमेंट कम, उसी टाइम तक पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना चाहिए कि हाउ मच वी कैन स्पेंड ऑन अदर स्कीम्स एंड अदर एक्सपेंडिचर, सैलरीज एंड ऑल दोस थिंग्स फॉर फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये 4 मंथ्स के लिए अप्रूवल के लिए ये इंटरिम बजट पेश किया जाएगा फरवरी 1 को। ये इंटरिम बजट 4 महीने के लिए है, इसलिए ज्यादा नया प्रपोजल्स आने के लिए संभावना नहीं है और सिर्फ एक्सपेंडिचर और टैक्सेस के बारे में अप्रूवल ले लेंगे 4 महीने के लिए। और इफ यू लुक एट द पास्ट इंटरिम बजट्स, बहुत बार गवर्नमेंट्स ऑफ द डे इंटरिम बजट को भी पॉलिटिकल माइलेज के लिए बहुत सारा नया स्कीम्स, नया प्रोग्राम्स चुनाव के पहले इंट्रोड्यूस भी किए थे। मगर 2019 का बजट में देखा तो उसमें भी एक बड़ा स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया था, वो PM किसान स्कीम इंट्रोड्यूस किया। ये बार मेरे ख्याल से नया स्कीम्स इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप बताया कि वो प्राइम मिनिस्टर्स वो फूड सिक्योरिटी वो 5 साल के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अप्रूव दे दिया है। वो इस बजट में 1 साल के लिए अप्रूव देना पड़ेगा, क्योंकि ये बजट इज मेंट फॉर 1 ईयर। सो उसमें मेरा मानना है कि इंटरिम बजट में मोस्टली कंटिन्यूशन ऑफ द ओल्ड प्रोग्राम्स होगा और नया टैक्स प्रपोजल भी ज्यादा आने का चांसेस बहुत कम है। सो इट्स गोइंग टू बी ए कंटिन्यूअस बजट एंड ये 4 महीने के लिए बजट होगा। मतलब ये मूल रूप से ये बजट ये है कि जब तक नई सरकार बनती है तब तक के लिए क्या हमारा खर्चा होगा उसको संसद से मंजूरी लेना है। घोषणाएं या प्रोग्राम अनाउंस कर सकते हैं, लेकिन जो इसका उद्देश्य है इस बजट का, ये है कि अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 महीने के लिए जब तक नया बजट या नई सरकार जो भी आएगी वो जब तक नया बजट पेश नहीं करती है तब तक के लिए सरकार के खर्च जो होंगे उसके लिए अनुमति लेना इस बजट का मुख्य उद्देश्य होगा। जी ठीक है। अच्छा भानुमूर्ति सर, जब भी ये बजट पेश होता आम बजट,
एक फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होती है कि बजट घाटा इतना है, इसको इतना कम होना चाहिए। ये फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा जिसे कहते हैं, जैसे जो ये फाइनेंशियल ईयर जो अब मार्च में समाप्त होने जा रहा है, इसके लिए 5.9% जो है जीडीपी का 5.9% का टारगेट रखा गया था। तो राजकोषीय घाटे का क्या मतलब होता है, अगर आम जनता इसको समझना चाहे, राजकोषीय घाटा बढ़ने से क्या असर होता है और घटने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वो फिस्कल डेफिसिट मतलब वो टोटल रेवेन्यूज होता है, गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यूज होता है और टोटल एक्सपेंडिचर प्लान होता है, दोनों का बीच का डिफरेंस होता है फिस्कल डेफिसिट। अभी 5.9% मतलब फॉर एग्जांपल अभी आपका रेवेन्यू 100 रुपीज है, मगर आपका एक्सपेंडिचर 120 रुपीज है, ये 20 रुपीज को हम डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह गवर्नमेंट भी क्या करते हैं, हर गवर्नमेंट क्या होता है, हर गवर्नमेंट ज्यादा खर्च करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर होगा, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर होगा, बहुत सारा डिफेंस रिलेटेड एक्सपेंडिचर होगा, उसको एक्सपेंशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। इकोनॉमिक एक्सपेंशन भी होता है ना, लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वो सब में गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर 5.9% मतलब हमको टोटल रेवेन्यूज टोटल माइनस टोटल एक्सपेंडिचर इज समवेयर क्लोज टू 5.9% ऑफ जीडीपी करके बोलता है, ठीक है। अगर उसमें क्या होता है, एक्सपेंडिचर में भी दो तरह का एक्सपेंडिचर होता है, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, सैलरीज होता है और पेंशन्स होता है और इंटरेस्ट पेमेंट्स होता है और बहुत सारा सोशल सेक्टर स्कीम्स भी होता है। वो कंजम्पशन सब्सिडी भी होता है, सब्सिडी भी आता है और इसको वो सब मिला के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलता है। और दूसरा एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब रोड्स कंस्ट्रक्शन करने में, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन करने के लिए, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बढ़ाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है। अभी ये 5.9% तो दोनों मिलके होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों मिलके होगा। हमारा राय है कि अगर ये 5.9% क्या होता है, वो गवर्नमेंट उसका इनकम से ज्यादा खर्च कर रहा है, वो 5.9% फिर उसको फाइनेंसिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी 5.9% अधिक एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो भी हम गवर्नमेंट ने क्या करना है, गवर्नमेंट बोरोइंग करके उसको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। और बोरोइंग किया तो बोरोइंग मतलब इंटरेस्ट रेट कुछ इंटरेस्ट रेट फिक्स करके बोरोइंग करते हैं, और ज्यादा बोरो किया तो अगले साल आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना पड़ता है। सो इसलिए ये 5.9% को हर वक्त एनालिस्ट बोलता है कि थोड़ा कम करने का, क्योंकि अगले साल इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा बढ़ जाए। मतलब कहीं ना कहीं जितना ज्यादा हमारा राजकोषीय घाटा होगा तो कहीं ना कहीं उसका असर महंगाई पे भी पड़ सकता है, क्योंकि ब्याज दर बढ़ेगी, सरकार बाजार से ज्यादा पैसा उठाएगी, ज्यादा पैसा डिमांड बढ़ेगी तो उसके लिए फिर ब्याज बढ़ेगा, ब्याज दर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं महंगाई पर उसका असर पड़ेगा। महंगाई भी उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, मगर इसमें भी थोड़ा डिस्टिंक्शन है महावीर जी। एक अभी पूरा 5.9% कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर गया तो इमीडिएटली डिमांड बढ़ जाएगा, वो महंगाई भी ज्यादा बढ़ जाएगी, सप्लाई के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है फिर सप्लाई के ऊपर भी थोड़ा असर पड़ता है और डिमांड के ऊपर भी पड़ता है, तो बैलेंस हो जाता है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ तो ज्यादा इन्फ्लेशन का असर पड़ेगा। इसलिए बोलता है कि हम क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर के बारे में सोचना पड़ेगा। और पिछले 3 साल केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज्यादा तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में सोच रहा है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, हो सकता है मेरे मन में ये बात रहती है, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात आती है, इस साल के बजट में जो 23-24 जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 10 लाख करोड़ रुपए सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रोविजन रखा था कि इतना हम करेंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसा कि आपने बताया कि आप सड़कें बनाते हैं, आप मेट्रो रेल बनाते हैं, आप हवाई अड्डा बनाते हैं, आप बिल्डिंग बनाते हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं उस पे आप खर्च करते हैं, तो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन जैसे कि अब ये मेट्रो रेल है, मेट्रो रेल बनाने के लिए या चलाने के लिए मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है, तो उसके लिए जो भी पैसा है वो मेट्रो रेल अपना पूंजी जो है जुटाता है। आप हाईवेज बना रहे हैं, एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, उसके लिए आपने पैसा जुटाने के लिए टोल टैक्स का प्रोविजन किया है, उसमें टोल लेता कंपनियां बनाती हैं।
हवाई अड्डे के लिए भी कंपनी होती है, जो कंपनी उसके लिए बिड देते हैं, वो कंपनी पैसा जुटाती है, लगाती है। तो सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट प्रोविजन है वो कहाँ खर्च हो रहा है? बहुत सारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के नेशनल हाईवे के लिए ऊपर होता है, और क्या बोलता है रूरल रोड्स में होता है, प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं PMGSY ग्राम सड़क योजना है, रूरल हाउसिंग हो रहा है, अर्बन हाउसिंग हो रहा है, और पावर सेक्टर प्रोजेक्ट्स हो रहा है, कोल प्रोजेक्ट्स हो रहा है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो रहा है, बहुत सारा जगह में कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, सो माइंस में हो रहा है। सो ये सब में गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है अभी, और एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बनाया है, उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर ऑलमोस्ट 100% है। सो ऐसा बहुत सारा जगह में एग्रीकल्चर, पावर सेक्टर, सो उसमें बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता रहता है। उसी में अभी 10 लाख करोड़ बोल रहा है, वो 10 लाख करोड़ में मेरे ख्याल से 1 लाख करोड़ स्टेट गवर्नमेंट को लोन की तरह दे रहा है, बाकी सब सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यानी ऐसे प्रोजेक्ट जो ग्राम सड़क योजना है, जहाँ कोई कंपनी पैसा नहीं लगा रही है, वहाँ सरकार पैसा खर्च करी है। पावर सेक्टर, जहाँ कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं जा रहा है, वहाँ सरकार पैसा खर्च करी है। ये इसके लिए आपका धन्यवाद कि आपने इन चीजों को क्लियर किया है। अब मैं एक बात और ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी कि अगले 5 साल तक हम जो है सबको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जो भी अनाज देना है हमें वो मुफ्त देंगे। ये मुफ्त सरकार अनाज देगी। एक तरफ किसानों को जो MSP दे रहे हैं वो लगातार हर साल कुछ ना कुछ बढ़ जाता है, उसमें हर साल सरकार थोड़ा बहुत पैसा बढ़ा देती है MSP जो देते हैं, तो वहां भी सरकार का खर्च ज्यादा बढ़ रहा है और इधर फ्री दे रहे हैं। तो ये इसका जो है बजट पे कितना असर पड़ेगा, कहाँ तक इसका असर पड़ सकता है? देखिए, पहले हमको क्लियर होना चाहिए कि कैबिनेट ने 5 साल के लिए तो अप्रूव तो किया है, मगर फूड सप्लाईज मिनिस्ट्री और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने राइट नाउ सिर्फ 1 साल के लिए अप्रूव किया है। अगला साल के लिए वो नया गवर्नमेंट होने के बाद वो अगले साल का भी अप्रूव हो सकता है। मगर इफ यू लुक एट और एक बात भी है, ये PMGKY प्रोग्राम है अभी पुराना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जोड़ा गया है, ठीक है। वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का सब्सिडी ऑलरेडी पार्ट ऑफ द बजट है। अभी ये अलग नया स्कीम सिर्फ 10 या 15 हजार करोड़ का एडिशनल बर्डन होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये फ्री फूड एक्सटेंशन का असर बजट के ऊपर जस्ट अबाउट 10 to 15,000 करोड़ बीच में ही होगा, इसके ज्यादा नहीं होगा। बजट में सिर्फ 1 साल के लिए प्रोविजन होगा, क्योंकि 1 साल का ही बजट होगा तो 1 साल का ही प्रोविजन होगा, फिर अगले साल का अगले साल देखेंगे। जी जो सरकार की जो सब्सिडी होती है, जैसे खाद्य सब्सिडी है, फर्टिलाइजर सब्सिडी है, पेट्रोलियम सब्सिडी है, ये 3 प्रमुख सब्सिडी है सरकार की। सब्सिडी मतलब सरकार जहां बजट से पैसा देती है या बजट से मदद देती है और जनता को वाजिब दाम पे दिलाती है। तो इनकी इस फाइनेंशियल ईयर में जो अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, कितना सरकार ने प्रोविजन किया होगा और कितना उसमें एक्चुअल खर्च हुआ है, इसके बारे में कुछ जानकारी अगर आप दे पाए हमारे दर्शकों को। नहीं, फूड सब्सिडी टोटल सब्सिडी है तीनों की, अंडर ऑल द 3 हेड्स टोटल सब्सिडी बिल इज समवेयर क्लोज टू 2 लाख करोड़ है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मगर समवेयर क्लोज टू 2 लाख करोड़ है। उसमें भी आपको देखा तो ये फूड सब्सिडी का ज्यादा होगा, क्योंकि अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इट्स अ ह्यूज प्रोग्राम एंड लार्ज पार्ट ऑफ दिस 2 लाख करोड़ विल बी फॉर द फूड सब्सिडी। फ्यूल सब्सिडी में इसे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अभी डीजल और पेट्रोलियम और बाकी चीजों में सब्सिडी तो ऑलमोस्ट कम हो गया है। इसलिए 10,000 करोड़ के आसपास बता रहे हैं कि 10,000 करोड़ रुपए। हाँ जी। सो ये साल तो और भी कम होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल में ऑयल का दाम तो कम हो गया है। आज का न्यूज है कि लेस देन $80 हो गया फॉर फर्स्ट टाइम। सो इसलिए गवर्नमेंट का एक्चुअली टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है ऑयल सेक्टर में, रेवेन्यूज फ्रॉम द ऑयल प्रॉफिट्स आल्सो बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट टैक्स भी डाला है ये साल। तो सब मिला के मेरे ख्याल से फ्यूल सब्सिडी में ज्यादा नहीं होगा
गवर्नमेंट की तरह। फर्टिलाइजर भी ऐसा ज्यादा नहीं, क्योंकि वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, और फर्टिलाइजर भी ज्यादा बिल नहीं है। सो माय फीलिंग इज दैट ओवरऑल इट वुड नॉट एक्सीड द बजटेड नंबर, रादर इट विल बी मच लेस देन द बजटेड। जी, तो भानुमूर्ति जी, आपसे हमें कई जानकारी मिली, हमारे दर्शकों को कई जानकारी मिली कि बजट के बारे में, कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल प्राप्ति और टोटल खर्चा, उसके बीच के अंतर को उन्होंने बताया कि राजकोषीय घाटा कहा जाता है। और सब्सिडी के मामले में भी बताया कि पेट्रोलियम सब्सिडी इस बार सरकार पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा पेट्रोलियम सब्सिडी का, उसका, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चा तेल है उसके दाम इस समय कम है और तेल कंपनियों को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने बताई है कि ये एक इंटरिम बजट है, अंतरिम बजट है, नई सरकार के आने तक की अंतरिम व्यवस्था, कि जब तक नई सरकार केंद्र में चुनकर नहीं आ जाती तब तक के लिए एक अंतरिम व्यवस्था की उस पीरियड के दौरान 4 महीने का जो है एक तरह से संसद से मंजूरी ली जाती है कि 4 महीने में हम इतना खर्च करेंगे, इतना कर सकते हैं, संसद उसकी मंजूरी देती है। उसके बाद जो पूर्ण बजट है वो जुलाई के महीने में नई सरकार पेश करेगी। और इस बजट में बेशक घोषणाएं सरकार कर सकती है, लेकिन इस बजट का मूल उद्देश्य जो है कि 4 महीने के लिए सरकार के आय व्यय के बारे में मंजूरी लेना। तो भानुमूर्ति जी, आपको हम आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार करते हैं। आपने अपने व्यस्त समय में से हमको 15-20 मिनट निकाल कर दिए और हमारे दर्शकों को बजट के बारे में ज्ञान दिया। बजट पेश होने के बाद हम एक बार फिर आपसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप हमें समय देंगे। नमस्कार।